ठंड का कहर। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। दिसंबर की शुरुआत से ही पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं जैसे पूरे उत्तर भारत पर कहर बनकर टूट पड़ी थीं। गांव सोनपुर में लोग कहते थे, ऐसी ठंड तो हमने अपने बुजुर्गों के जमाने में भी नहीं देखी। सोनपुर छोटा सा गांव था, खेतों, कच्चे मकानों और मिट्टी की गलियों से भरा हुआ। आमतौर पर सर्दियां यहां सहन हो जाया करती थीं, लेकिन इस बार हालात अलग थे। रात होते ही तापमान शून्य के आसपास पहुंच जाता और सुबह खेतों पर जमी बर्फ सूरज की पहली किरण तक भी नहीं पिघलती। रामदीन की झोपड़ी। गांव के आखिरी छोर पर रामदीन की झोपड़ी थी। पुरानी टीन की छत, दीवारों में दरारें और फर्श पर गीली मिट्टी। रामदीन एक दिहाड़ी मजदूर था। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे, 8 साल की गुड़िया और 5 साल का मोहन उसी झोपड़ी में रहते थे। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। हवा झोपड़ी के छेदों से सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। राम, कुछ लकड़ी और ले आओ, सीता ने कांपती आवाज में कहा। रामदीन ने सिर झुका लिया। अब कहां से लाऊं सीता? जंगल से लकड़ी लाने पर मना है। जो थोड़ी थी वो भी कल जला दी। बच्चे पतली रजाइयों में सिकुड़े पड़े थे। गुड़िया के होंठ नीले पड़ चुके थे। दो गांव में फैलता डर। सुबह होते होते खबर फैल गई। गांव के बुजुर्ग हरनाम काका ठंड से नहीं बच पाए। लोग उनके घर के बाहर जमा थे। कोई कह रहा था, दिल का दौरा पड़ा होगा। कोई बोला, नहीं, इतनी ठंड में बूढ़ा शरीर कब तक साथ देता। पंचायत में चर्चा हुई। सरपंच हरि सिंह ने कहा, सरकार से मदद आएगी, कंबल बंटेंगे। लेकिन लोग जानते थे, सरकारी मदद आने में वक्त लगता है और ठंड किसी का इंतजार नहीं करती। शहर की चमक और गांव की सर्दी। उसी समय शहर में रहने वाला अमित अपने ऑफिस में हीटर के सामने बैठा कॉफी पी रहा था। न्यूज चैनल पर हेडलाइन चल रही थी, उत्तर भारत में ठंड का कहर, कई जगह तापमान शून्य के करीब। अमित ने चैनल बदल दिया। हर साल की कहानी है, उसने सोचा। लेकिन उसी शाम उसे अपने गांव सोनपुर से फोन आया। फोन उसके बचपन के दोस्त रमेश का था। अमित, हालात बहुत खराब हैं। लोग ठंड से मर रहे हैं। अमित कुछ देर चुप रहा। शहर की गर्माहट में बैठा वह गांव की सर्दी भूल चुका था। एक मां की मजबूरी। सीता की हालत बिगड़ने लगी थी। कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई थी। सुबह वह उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। रामदीन घबरा गया। सीता, कुछ बोलो। गुड़िया रोने लगी। मोहन डर से मां के पास चिपक गया। पड़ोसन कमला दौड़ी आई। इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन अस्पताल 10 किलोमीटर दूर था। ठंड में कोई वाहन नहीं मिल रहा था। बर्फ जैसी रात। उस रात ठंड ने अपना असली रूप दिखाया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। रामदीन बच्चों को सीने से लगाकर बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ, मोहन का शरीर असामान्य रूप से ठंडा हो रहा है। मोहन, उसने बच्चे को झकझोरा। कोई जवाब नहीं। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन ठंड किसी की प्रार्थना नहीं सुनती। सुबह की सच्चाई। सुबह हुई तो गांव में सन्नाटा था। रामदीन की झोपड़ी के बाहर लोग इकट्ठा थे। मोहन अब इस दुनिया में नहीं था। सीता बेसुध पड़ी थी। रामदीन की आंखें सूनी थीं, जैसे उनमें आंसू भी जम गए हों। गांव में यह तीसरी मौत थी। अब डर गुस्से में बदलने लगा था। जागता हुआ शहर। अमित रात भर सो नहीं पाया।
उसके दिमाग में रमेश की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह उसने अपने ऑफिस में बात उठाई। हम कुछ क्यों नहीं करते? कुछ लोग चुप रहे। कुछ ने कहा, सरकार का काम है। लेकिन अमित नहीं रुका। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। फोटो, वीडियो, गांव की हालत सब सामने आ गया। पोस्ट वायरल हो गई। 8 मदद की शुरुआत। 3 दिन बाद सोनपुर में पहली बार ट्रक आया, कंबलों से भरा हुआ। लोग दौड़ पड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीता अस्पताल में भर्ती थी। रामदीन चुपचाप उसके पास बैठा था। अमित गांव पहुंचा। उसने रामदीन से माफी मांगने की कोशिश की। रामदीन ने बस इतना कहा, साहब अगर ये कंबल 2 दिन पहले आ जाते। वाक्य अधूरा रह गया। नोक ठंड से बड़ा सवाल। गांव में हालात धीरे धीरे सुधरे। हीटर लगे, अलाव जले। लेकिन मोहन वापस नहीं आया। हरनाम काका भी नहीं। ठंड चली गई पर उसके निशान रह गए। अमित शहर लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसे समझ आ गया था, ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती, ठंड व्यवस्था में भी होती है, संवेदनाओं में भी। 10 अंत नहीं, चेतावनी। साल बदला। फिर सर्दी आई। लेकिन इस बार सोनपुर में लोग तैयार थे। अलाव, कंबल, दवाइयां सब पहले से। रामदीन अब भी मजदूरी करता था। सीता कमजोर थी पर जिंदा थी। गुड़िया स्कूल जाने लगी थी। हर रात रामदीन आसमान की तरफ देखता और बुदबुदाता, ठंड फिर आएगी। बस इस बार किसी की जान न ले। ठंड का कहर सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, यह हमारी लापरवाही का आईना है।